क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और हमारे चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारें काम कैसे करती हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज। इन टर्म्स का इस्तेमाल करो, कॉन्स्टिट्यूएंसी का और रिप्रेजेंट का। तो इन टर्म्स को यूज करते हुए आप ये बताओ, ये एक्सप्लेन करो कि एमएलए कौन होता है एंड हाउ द पर्सन इज इलेक्टेड, और एमएलए कैसे इलेक्ट होता है। तो ये बात हमें बतानी है। राइट, आंसर देखते हैं। द एंटायर स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। तो देखिए, पहले हम इस टर्म को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को। पूरा का पूरा जो स्टेट है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ये स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन और फंक्शन के बारे में है, तो हमारा जो पूरा स्टेट है वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी? इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एक स्टेट के कई सारे डिवीज़न किए जाते हैं ताकि स्मूथली इलेक्शन कंडक्ट हो सके। तो एक स्टेट का डिवीज़न होता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, वो अलग अलग एरियाज जो होते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो एंटायर स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज? इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स। तो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उतनी ही स्टेट की असेंबली में सीट्स होती हैं। तो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो यानी कि उतनी ही सीट्स होंगी। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके बाद है द वोटर्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं वो वोट देंगे अपने फेवरेट कैंडिडेट को। जिस भी कैंडिडेट को वो जिताना चाहते हैं, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है, जेजेपी का हो सकता है, आप का हो सकता है, बीएसपी का हो सकता है, जो भी उनकी फेवरेट पार्टी है, जो भी उनका फेवरेट कैंडिडेट है, अकॉर्डिंगली वो अपने कैंडिडेट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखो, द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स गेट इलेक्टेड एज एन एमएलए। वो कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट लेता है, वो कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट ले जाता है, वो एमएलए बन जाता है, वो अपने एरिया में जीत जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। तो एज एन एमएलए एंड रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो पर्सन जो जीत गया है, वो विनर उस पॉलिटिकल पार्टी से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। राइट, तो वो पर्सन जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है, तो वो बना है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर। और ये मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा उसका। ठीक है, ये प्रतिनिधि बना है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। सो एज एन एमएलए एंड रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो वो पर्सन स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने टर्म्स यूज कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट। इन दोनों टर्म्स को यूज करते हुए हमने एक्सप्लेन किया कि एमएलए कौन होता है। कौन होता है एमएलए? जो अपने स्टेट के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों की वोट से मेजोरिटी ऑफ वोट लेकर जीत जाता है। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो जीत जाता है। तो वो पर्सन बनता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा का मेंबर बनता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है। तो इसलिए उस पर्सन को हम कहते हैं एमएलए। ठीक है, और वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन लोगों ने उसको वोट दिया है। तो यहाँ पे टर्म रिप्रेजेंट भी हो गया। ठीक है, तो हाउ इज द पर्सन इलेक्टेड? तो वो इलेक्ट कैसे हुआ? वोटिंग के जरिए। तो हमने इन टर्म्स को यूज कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी को और रिप्रेजेंट को। ये भी बताया कि एमएलए कौन होता है और ये भी बताया कि वो कैसे इलेक्ट होता है। राइट, तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड सम एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स? एक्सप्लेन। कुछ एमएलएज मिनिस्टर कैसे बनते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो एमएलए, देखिए, जो भी पर्सन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आया है वो एमएलए तो बन ही गया है,
क्यों? क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन चुका है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, मतलब विनिंग पार्टी का हो, मेजोरिटी पार्टी का हो, या फिर वो जो सेकंड नंबर पे जो पार्टी आई है जो कि ओपोजिशन बनाती है उसका हो, या किसी और अदर पार्टी का हो, राइट। एमएलए तो वो बन ही चुका है, नो डाउट। अब हमें बताना ये है इस क्वेश्चन में कि ये जो एमएलएज हैं ये मिनिस्टर कैसे बनते हैं, वो हमने एक्सप्लेन करना है, राइट। तो देखते हैं आंसर को। आफ्टर द इलेक्शन अ पॉलिटिकल पार्टी whose candidates have won more than half of the number of constituencies in a state becomes the ruling party। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन होने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट जीत जाते हैं, जितनी की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल सीट हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? हरियाणा के अंदर टोटल 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट। तो जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि वो मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीते, ठीक है। यानी कि 90 का आधा कितना हुआ? 45, 45। तो 45 और कम से कम एक और प्लस 1, यानी कि कम से कम 46 सीट्स पे वो जीते, उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स जीत जाएं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत जाते हैं आधे नंबर से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा, तो उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो मेजोरिटी पार्टी बनती है, वो रूलिंग पार्टी बनती है, राइट। तो इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके कैंडिडेट्स आधे से ज़्यादा उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत जाते हैं, वो मेजोरिटी पार्टी बनते हैं, वो रूलिंग पार्टी बनते हैं, उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है। और ये जो सिस्टम है ना, जिसमें मेजोरिटी बनती है, यानी कि कोई पार्टी विनिंग डिक्लेयर होती है जो 50% से ज़्यादा सीट लेकर जीतती है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, नोट कर लो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी कि जितनी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट के अंदर हैं उसकी 50% प्लस 1, यानी कि 50% से एक और ज़्यादा सीट कम से कम जीतनी है, तब वो रूलिंग पार्टी बनेगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड पॉइंट देखो, द रूलिंग पार्टी विल डिक्लेयर देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। हम स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो स्टेट में रूलिंग पार्टी क्या डिक्लेयर करेगी? यानी कि जो पार्टी रूलिंग बनी है, जो मेजोरिटी पार्टी बनी है, जिसके कैंडिडेट सबसे ज़्यादा जीते हैं, वो क्या करेगी? वो अपना लीडर, पार्टी लीडर डिक्लेयर करेगी और वो बनेगा सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ डिड सम एमएलएज बिकम मिनिस्टर। कुछ एमएलएज को मिनिस्ट्री कैसे मिलती है, वो मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा? हमने फर्स्ट पॉइंट में ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जिनके कैंडिडेट मेजोरिटी गेन कर लेते हैं तो उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी बन जाते हैं। फिर रूलिंग पार्टी का जो पार्टी लीडर होता है, जो पार्टी लीडर डिक्लेयर करती है, वो सीएम बनता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, देन सेलेक्ट अदर मेंबर्स एज मिनिस्टर्स। अब ये जो सीएम है ये अपने अदर मेंबर्स को, यानी कि अब सीएम अपनी टीम बनाएगा, ठीक है। तो अब सीएम क्या करेगा? सीएम अपनी जो है टीम बनाएगा और जो अदर मेंबर्स हैं पार्टी के जो जीते हैं उनको मिनिस्टर डिक्लेयर करेगा, उनको मिनिस्टर बनाएगा, उनको मिनिस्ट्रीज देगा, ठीक है, मिनिस्ट्रीज देगा उनको। तो इस तरीके से वो उनको अदर मेंबर्स को मिनिस्ट्री देगा, मिनिस्टर बनाएगा। पॉइंट नंबर 4, द गवर्नर ऑफ द स्टेट देन अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। फिर उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप ये होता है कि उस राज्य का जो गवर्नर होता है, ठीक है, तो वो गवर्नर क्या करता है? वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को, यानी कि गवर्नर उनको उनकी पोजीशंस देता है और चीफ मिनिस्टर को और सारे अदर मिनिस्टर्स को गवर्नर के सामने अपनी ड्यूटी की, अपने कर्तव्य की शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद वो अपने काम पर लग जाते हैं, सीएम सीएम के काम पर और मिनिस्टर्स अपनी अपनी मिनिस्ट्री के काम पर, उनको जो भी मिनिस्ट्री मिली हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एमएलएज हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ये क्या बनते हैं? मिनिस्टर्स बनते हैं। सबसे पहले इलेक्शन लड़ते हैं, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, मेजोरिटी पार्टी बनती है, वो रूलिंग पार्टी डिक्लेयर होती है। उसके बाद उस पार्टी का जो लीडर है वो सीएम बनता है। सीएम अपने
पार्टी के अदर मेंबर्स को मिनिस्ट्रीज देता है, ठीक है। और सीएम के देने से ही बात नहीं बनती, उसके बाद फाइनल स्टेप गवर्नर का होता है। गवर्नर क्या करता है? गवर्नर सीएम को और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है और वो गवर्नर के सामने शपथ लेते हैं और उसके बाद अपने अपने काम पर लग जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से कुछ एमएलएज जो हैं वो क्या बन जाते हैं? मिनिस्टर्स बन जाते हैं। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? क्यों जो डिसीजन लिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के जरिए और दूसरे मिनिस्टर के जरिए, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में उनके बारे में डिबेट और डिस्कशंस क्यों होना चाहिए? यानी कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं इन सीएम के जरिए और दूसरे मिनिस्टर के जरिए, इन पे डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, इन पे बातचीत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो उसका हमें आंसर करना है। फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द मिनिस्टर्स, फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द एमएलएज शुड नो अबाउट दीज न्यू लॉज एंड डिस्कशंस, ठीक है। तो डिस्कशन इसलिए होना चाहिए हर चीज का, ताकि जितने भी एमएलएज हैं उन सबको नए कानूनों और नए डिसीजंस के बारे में पता लग जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, डिसीजंस टेकन बाय सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स शुड बी डिबेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली टू इंश्योर दैट डिसीजन बीइंग टेकन इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इन डिसीजंस पे डिबेट और डिस्कशंस इसलिए होनी चाहिए ताकि ये जो डिसीजन है ये ऐसे डिसीजन निकल कर आए जो लोगों के लिए बेस्ट हों, लोगों के फायदे के हों, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के हों, राइट। सो डिसीजंस कैसे होने चाहिए? टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी परिणाम निकल कर आए, जो भी डिसीजंस निकल कर आए, जो भी फैसले वो लें, वो लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए लें, ठीक है, उनके हित में, उनके फायदे के फैसले लें, राइट। थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सजेशंस मे बी इंक्लूडेड इन द फाइनल डिसीजंस। तो देखिए, जब इतने सारे लोग बैठकर बातचीत करेंगे, किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, तो फिर क्या होगा? तो जो इंपॉर्टेंट सजेशंस है ना, बहुत सारे सजेशंस आएंगे, अच्छे अच्छे सजेशंस मिलेंगे, तो वो सजेशंस इंक्लूड किए जा सकें फाइनल डिसीजन में, ठीक है, ताकि निर्णय अच्छा आ सके। नेक्स्ट पॉइंट, इन ए डेमोक्रेसी opposition has right to ask questions and debate about any decision taken by the government for the welfare of the citizen। तो जब भी ये असेंबली बैठती है, इसमें डिबेट और डिस्कशंस होते हैं अबाउट एनी लॉ, अबाउट एनीथिंग, तो जो ओपोजिशन पार्टी होती है, तो ओपोजिशन पार्टी को हक होता है कि वो सरकार से, मिनिस्टर से, सीएम से सवाल पूछे कि आपने ये काम किया तो क्यों किया, कैसे किया, इसके क्या परिणाम होंगे। तो वो गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं, मिनिस्टर से सवाल कर सकते हैं, और इसका अपनी एक इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट पर कोई रोक टोक नहीं होगी, उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा, तो मन मर्जी का काम करेंगे। तो यहाँ पे ओपोजिशन पार्टी के पास हक है कि वो उनसे सवाल पूछें, उनसे डिबेट करें, डिस्कशंस करें, तो ताकि लोगों के फायदे की बात हो सके, डिसीजंस अच्छे आ सकें, राइट। लास्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो डिस्कस्ड वेदर दिस डिसीजन इज अर्जेंट और नॉट, वट वुड बी द सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। और ये इसलिए भी जरूरी है कि वो जो डिसीजन, जो मिनिस्टर्स, जो सरकार लेने जा रही है, क्या वो अर्जेंट हैं, क्या वो अभी करने हैं, क्या वो जरूरी हैं, ठीक है, और इनको इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट क्या होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए, ताकि सबको पता चल जाए, ताकि सब जो है एक लोगों के अच्छे बेस्ट इंटरेस्ट के डिसीजन ले पाएँ, ठीक है, जो सजेशंस हैं वो इसमें शामिल हो पाएँ, राइट। ओपोजिशन पार्टी अपने क्वेश्चन पूछकर सेटिस्फाई हो सके, राइट, ताकि सही निर्णय पर हम पहुंच सकें। तो इसलिए ये जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी लॉज हैं, ये सारे डिबेट और डिस्कस होते हैं कहाँ? लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि जब इतने सारे लोग किसी मुद्दे पर बहस करेंगे, बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो एक सही निर्णय पर हम पहुंचेंगे। हर लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ होते हैं। कोई एसटी को रिप्रेजेंट करता है, कोई एससी को रिप्रेजेंट करता है, कोई जनरल को, कोई किसी रिलीजन को, कोई किसी को, कोई किसी को। तो सब अपने अपने हित की बात सोचते हैं और डेमोक्रेटिकली एक सही निर्णय पर पहुंचते हैं। तो इतने लोगों के डिसीजन के बाद जो फाइनल डिसीजन आता है, जो कानून बनता है, वो कुल मिलाकर सही बनता है, राइट। ये हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पातालपुरम। इस चैप्टर में पातालपुरम एक डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, उसमें कुछ इश्यूज हैं। तो पातालपुरम में क्या प्रॉब्लम थी, हमें वो प्रॉब्लम बतानी है। व्हाट डिस्कशन एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग,
और नीचे जो दिए गए हैं इनमें क्या डिस्कशन और एक्शंस लिए गए पब्लिक मीटिंग में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चीफ मिनिस्टर के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो पातालपुरम में जो प्रॉब्लम है वो है लेक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वहाँ पे सैनिटेशन और हाइजीन की बहुत कमी है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, बीमारियां पनपने लग रही हैं। शेयर सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ स्वच्छ पानी वहाँ पे है ही नहीं, उसकी बहुत कमी है। नॉट प्रॉपर मेडिसिनल फैसिलिटीज़ भी नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, और स्प्रेड ऑफ डायरिया, और एक भयंकर बीमारी डायरिया भी वहाँ पे फैल चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक मीटिंग्स में क्या होता है। पब्लिक मीटिंग्स में होता है डिमांड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। डिमांड रखते हैं लोग, और जो प्रेस वाले, जो अखबार वाले हैं, जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, उन सब में ये बात रखी जाती है कि भैया इन चीज़ों की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है, प्लीज़ इनको लाइए। उसके बाद है लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, इंटेंट टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज। तो वहाँ पे ये इस बात पर डिबेट और डिस्कशंस होते हैं, बातचीत होती है, अपनी इच्छा जाहिर की जाती है कि भाई हम वहाँ के हर गांव में साफ़ ड्रिंकिंग पानी, साफ़ पीने का पानी पहुँचाएंगे, टैंकर पहुँचाएंगे ट्रक्स के जरिए। तो ट्रक और टैंकर के जरिए हम साफ़ सुथरा पानी गाँव में पहुँचाएंगे। और स्टेप्स, और गवर्नमेंट क्या स्टेप लेने वाली है, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन के लिए, वो सारे स्टेप्स उन्होंने एक्सप्लेन किए। तो ये सारा डिस्कशन हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज बाय हेल्थ मिनिस्टर। तो हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि ये सारा मामला हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ मिनिस्टर इसका चार्ज लेते हैं और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। न्यूज़पेपर मीडिया वाले लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है, और गवर्नमेंट जो है वो ये बताती है वो कि वो क्या कैसे रिस्पॉन्स करेगी, क्या एक्शन लेगी। तो प्रेस में वो अपनी बात, अपना एक्शन प्लान बताते हैं, राइट। उसके बाद है सीएम। सीएम क्या करते हैं, ही विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो वो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उन फैमिलीज से मिलते हैं जिनके मेंबर जो हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, और हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और वहाँ जो भी काम होना है उसके लिए फंड देने की और वहाँ काम करवाने का प्रॉमिस करते हैं। तो ये काम सीएम करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क दैट एमएलए डू इन असेंबली एंड वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंस बताना है एमएलएज की, असेंबली में एमएलए क्या काम करते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एमएलए के काम में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के काम में, वो डिफरेंस हमें बताना है। तो एमएलए रेज द इश्यूज इन द असेंबली। तो स्टेट में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी इश्यू होता है तो उस इश्यूज को रेज करने का काम किसका है, एमएलएज का है, एंड वांट ए सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का काम एमएलएज का है। यानी कि विधानसभा में डिबेट डिस्कशन करना, कानून बनवाना, ये सारा काम किसका है, एमएलएज का है। दे ऑल्सो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सारा काम उन नेताओं का है जो विधानसभा में बैठकर विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, किसी मुद्दे पर विचार करते हैं, बहस करते हैं। तो ये सारा काम एमएलएज का है। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, तो सेकंड पॉइंट देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द असेंबली। तो इनका काम होता है कि उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, उनको व्यवहार में लाना जो असेंबली में लिए गए, उन निर्णयों पर अमल करना, वो लागू कराना, राइट। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के डिस्कस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।